हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का जो है चैप्टर 9 करेंगे, जंतुओं में जनन। फ्रेंड्स, हम केवीएस को टारगेट करते हुए जो है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। केवीएस में अब की बार साइंस का ज़्यादा पार्ट पूछा जाएगा, इसलिए हम साइंस का जो जो चैप्टर केवीएस के सिलेबस में आते हैं, टोटल 25 चैप्टर हैं जो केवीएस के सिलेबस में आते हैं, तो हम उनको जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। आप ये सभी चैप्टर देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए आज का चैप्टर, जंतुओं में जनन। आपने पाचन, परिसंचरण तथा श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इस विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक हैं। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में पढ़ चुके हैं। जनन अति स्पीशीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आपने पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ ही चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं, जनन की विधियाँ। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों का नाम सारणी 9.1 में भरने का प्रयास कीजिए। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली यानी कि कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलोटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आपने सोचा है कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधे की तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो देखिए, हम पहले लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 7 में आपने पौधे में जनन के विषय में पढ़ा था। इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा भाग जननांग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग एवं अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन, जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं और जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। नर जनन अंग। नर जनन अंग में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक सीसन होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। देखिए चित्र 9.2 में देखिए, ये देखिए, ये जो है नर जनन अंग होता है। ये नलिका शुक्राणु है, ये जो है सीसन होता है, और ये भाग जो है वृषण होता है। तो देखिए, शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? हाँ, शुक्राणु जो है एकल कोशिका होते हैं। वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। ये देखिए, ये मानव शुक्राणु है, ये इसका सिर है, ये इसका बीच का भाग है, और ये जो है इसकी पूंछ है। मादा जनन अंग। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी यानी कि डिंबवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। ये देखिए, ये होता है अंडाशय, ये दोनों ओर, ये होता है गर्भाशय, और ये जो है ये होती है अंडवाहिनी। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु यानी कि डिंब कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निमोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय का वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होती है। ये देखिए, ये केंद्रक होता है इसका, ये यहाँ अंडाणु है, और ये जो है शुक्राणु है। शुक्राणु का जब अंडाणु से यहाँ पर मेल होता है। बूझों को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे विशाल होता है। अब देखिए निषेचन। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इसमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का वह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो देखिए, ये जो है निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज जो है बनता है। क्या आपको जानकारी है कि एक युग्मनज एक नए व्यष्टि का प्रारंभ है? निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति के कुछ लक्षण अपनी माता से और कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं।
अपने भाई बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन से पिता से प्राप्त हुए हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंग होता है, कि माता के शरीर के अंदर होता है, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। तो ये जो मादा के शरीर के अंदर होता है, और जो मादा के शरीर से बाहर जो निषेचन होता है वो बाह्य निषेचन होता है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। जैसे मेंढक में जो है बाह्य निषेचन होता है, क्योंकि ये बाहर अंडे देता है और उसी से जो है उसकी वृद्धि होती है। क्या आप प्रखनली शिशु के विषय में सुना है? बूझो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडा तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर यानी कि चिकित्सक ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्रित करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए इन्हें एक साथ रखते हैं, जिन्हें IVF अथवा इनविट्रो निषेचन, शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को प्रखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है, क्योंकि शिशु का विकास प्रखनली में नहीं होता। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं कि ये किस प्रकार संपन्न होता है। वसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेंढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग तथा साइज को नोट कीजिए। वसंत ऋतु अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। ये देखिए चित्र में, ये जो है मेंढक के अंडे दिखाए गए हैं। मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देते हैं। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन, जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, तो बाह्य निषेचन होता है। मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में जो है बाह्य निषेचन होता है। मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है? यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता तथा वे नया जीव नहीं बना पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एक शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु तथा वर्षा से प्रभावित अनावृत होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं। अतः अंड कोशिका एवं शुक्राणुओं की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है, ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन जाता है? तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आज हम हाफ करेंगे। हाफ चैप्टर जो है हम कल नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।